अस्सलामुअलैकुम 24 डिजिटल के साथ मैं हूँ रोज़ीना अली। मौसमियाती तब्दीलियों के असरात सबसे ज़्यादा पाकिस्तान पर हैं। सिर्फ हमें सैलाबों का सामना नहीं है, खुश्क साली के असरात भी पाकिस्तान के कई इलाकों में पाए जा रहे हैं, जिसके बायस यकीनन माहिरीन जो है वो तशवीश का इजहार कर रहे हैं खुश्क साली से निपटा कैसे जाए, क्योंकि सबसे ज़्यादा एग्रीकल्चर पे इसका बहुत ज़्यादा असर पड़ रहा है। बदलते मौसमी हालात ने ज़राअत पर क्या असरात डाले हैं, मेरे साथ रिसर्चर और प्रोफेसर डॉक्टर आज़म खान साहब मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, थैंक यू वेरी मच। जी, मुझे बताइए कि जिस तरह से मौसमियाती तब्दीलियों के इफ़ेक्ट्स हैं पाकिस्तान के ऊपर, सैलाब के साथ साथ कई ऐसे इलाके हैं जिनमें खुश्क साली भी है, और खुश्क साली से निमटने के लिए अब इस चीज़ पर फोकस किया जा रहा है कि हमने अपनी ज़राअत को बचाना है और मुख्तलिफ़ इक़साम के बीज तैयार किए जा रहे हैं। जैसे हालिया भी एक एग्जाम्पल सामने आई है कि बलूचिस्तान और गिलगित बल्तिस्तान में तैयार किए गए हैं। इस हवाले से कुछ बताइएगा। जी, थैंक यू वेरी मच। क्योंकि जो ओवरऑल क्लाइमेट चेंज है, इससे सबसे ज़्यादा जो मुतासर हुआ है वो एग्रीकल्चर हुई है। क्योंकि एग्रीकल्चर एक ओपन फील्ड इंडस्ट्री है, तो इसको जब बारिश ना हो तब भी और बारिश ज़्यादा हो जाए तब भी इसका इफ़ेक्ट होता है। तो मुख्तलिफ़ साइंसदानों ने मुख्तलिफ़ रिसर्च इंस्टीट्यूट्स में काम किया है। जैसे वफाक से जो वीट की वैरायटी है 2023, ये बहुत अच्छी वीट की वैरायटी है। ये ड्राउट टॉलरेंट है, क्योंकि पिछले साल भी आपने देखा होगा कि अक्टूबर से लेकर फरवरी तक बारिशें नहीं हुई, लेकिन इस वैरायटी ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। इसकी मोर देन 50 मन पर एकड़ इसकी यील्ड है। इसी तरह जहाँ तक हम ये वीट के साथ साथ ऑलिव है, ऑलिव का बारानी एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट चकवाल ने, हमारी एरिड एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने, और बलूचिस्तान से बार्डिक है, फेडरल का PRC का इंस्टीट्यूट है, उसने बहुत अच्छा काम किया है। और सबसे ज़्यादा जो ऑलिव ऑयल की प्रोडक्शन है वो बलूचिस्तान में हमें मिली है। तो हमारी यूनिवर्सिटी की भी 2 वैरायटीज़ हैं ऑलिव की, एक उसमें पिकल के लिए है, एक उसमें ऑयल पर्पज़ के लिए है। तो ये तकरीबन ये इटली की जर्मप्लाज्म है, और इधर ड्राउट में सबसे ज़्यादा इसने परफॉर्म किया है। उसमें देखें कि जब आपके पास ये फ्लावरिंग हो रही होती है, ख़ास तौर पर फरवरी और मार्च में, ये जो चटीनिया वैरायटी है इसकी फ्रूट बेरिंग सबसे अच्छी है। तो इसका ऑयल परसेंटेज भी 20% अबव है, और इसने ख़ास तौर पर ये रावलपिंडी की तहसील, चकवाल की तहसील, अटक KPK के एरिया में और इवन बलूचिस्तान में भी इसकी जो ऑयल परसेंटेज है 20% अबव है। इसके साथ साथ जहाँ पे अदर कैश क्रॉप्स हैं, जिसमें आपका बादाम है, आपका नट्स हैं, उस पर भी रिसर्च हो रही है। उसमें डिफरेंट क्लाइमेट रिजिलिएंट वैरायटीज़, अभी भी बलूचिस्तान की 4 पिस्ता की वैरायटीज़ अप्रूव हुई हैं। और आपने ये भी देखा होगा कि जहाँ जहाँ फ्रूट ट्रीज़ का तल्लक है, उसके साथ साथ जो वेजिटेबल है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये हमारी रोज़मर्रा की ज़रूरियात हमें चाहिए होती है किचन के लिए। तो हमारी यूनिवर्सिटी में हमने एक पालक की वैरायटी को डेवलप किया है। इसकी ये खसूसियत है कि इसके कट्स जो एज़ कम्पेयर टू अदर वैरायटीज़ ये ज़्यादा हैं। ये अप्रैल तक इसको आप हार्वेस्ट कर सकते हैं, और ये इस इलाके के लिए ख़ास तौर पर मियांवाली से लेकर ये पोठवार तक, जहाँ पे ये बारानी इलाका है, इसके लिए बेस्ट सूटेबल है ये। और हमारी यूनिवर्सिटी में हमने इधर पीज़ पे काम किया है, बारानी मटर हैं, उसकी बहुत अच्छी यील्ड है फार्मर के लिए। इसी तरह हमने कुछ चिलीज़ की वैरायटी पे काम कर रहे हैं, जिसमें हमने ओपन पोलिनेटेड वैरायटीज़ को आपस में क्रॉस किया है, इससे हाइब्रिड डेवलप किए हैं। इसके साथ साथ हमारे पास ओकरा की वैरायटीज़ हैं। ओकरा की वैरायटीज़ जो पहले वैरायटी चल रही थी ओकरा की पाकिस्तान में, उसको फंगस का अटैक था। तो ये जो वैरायटीज़ नई म्यूटेशन के साथ हमने ओकरा 2025 को रिलीज़ किया है, इसमें फंगस का और इसमें जो डिजीज़ हैं, क्रॉप बाउंड डिजीज़ हैं, उसका अटैक नहीं है। ये इसकी बहुत अच्छी यील्ड है इस एरिया के लिए। ठीक है, अच्छा, ये तो आपने बहुत ही अच्छी मालूमात हमारे साथ शेयर की हैं। बिल्कुल जहाँ पर जो बीज बताया जा रहा था कि गंदम है, मसूर है, अखरोट, बादाम, आलू, भिंडी, टमाटर, उसमें जैतून का बहुत ज़्यादा जिक्र है। बलूचिस्तान में भी और गिलगित बल्तिस्तान में भी बताया गया है कि जैतून की पैदावार बहुत ज़्यादा है। तो इससे बताइए कि ओवरऑल जो जैतून की पैदावार है या जो बाकी हमारी क्रॉप्स हैं, हमारी
मईशत पे कितना ज़्यादा मुस्बत असर पड़ेगा, और ये इसको मतलब क्लाइमेट को मद्देनज़र रखते हुए मुझे ज़रा बताइएगा। जब हम पाकिस्तान में काम करेंगे जिसमें ऑलिव है, इवन सरसों है, कैनोला है, तो जब हम लोकल इंडिजिनस प्रोड्यूस करेंगे तो उससे इंपोर्ट का जो हमारा एक्सपेंस है वो कम पड़ेगा, हम खुद कफ़ील होंगे। तो ऑलिव पे बहुत काम हुआ है, सिंस लास्ट 40 ईयर काम हो रहा है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब ऐसी वैरायटीज़ पाकिस्तान के साइंसदानों ने डेवलप कर ली हैं और एक्लेमेटाइज भी कर ली हैं मुख्तलिफ एरिया में, और ये अब प्राइवेट इंडस्ट्री के साथ मिलके हम कमर्शलाइजेशन में जा रहे हैं। जो हमारी वैरायटीज़ डेवलप थी, क्योंकि गवर्नमेंट इदारों के पास इतनी फंडिंग नहीं होती कि वो कमर्शलाइजेशन कर सकें, हम मुख्तलिफ फेडरल सीड सर्टिफाइड नर्सरीज के साथ हम कमर्शलाइजेशन में जा रहे हैं और वो प्रोड्यूस करेंगे पौधे, और हम फार्मर की वो दहलीज तक पहुंचेंगे। अच्छी वैरायटीज़ होंगी और क्लाइमेट रिजिलियंट वैरायटीज़ होंगी, और उसमें इलाका वाइज, रीजन वाइज, ख़ास तौर पर जैसे बलूचिस्तान है, कोल्ड ड्राई रीजन है, इसी तरह ये हमारा पिंडी और चकवाल का इलाका है, इधर रेन बाज़ बहुत ज़्यादा हो जाती हैं मार्च अप्रैल में, और मानसून भी काफ़ी लंबा होता है। इसी तरह जहाँ ऑलिव के साथ साथ जहाँ पे ग्रेप्स पे बहुत अच्छा काम हुआ है। ग्रेप्स पहले लगा था वो सारा सीड वाले ग्रेप्स थे, अभी जो इम्पोर्टेड वैरायटीज़ हैं, कुछ हमारे साइंसदानों ने इधर काम किया है, ये सीडलेस वैरायटीज़ हैं। इसमें एक चीज़ का फुकदान है, लेकिन अभी नेस्ले ने शुरू कर दी है परचेजिंग फॉर कंसनट्रेट प्रोडक्शन। पहले नेस्ले इंपोर्ट कर रहा था, अभी हमारे फार्मर से वो परचेज़ कर रहा है, और फार्मर का अब रुझान है कि हम सीडलेस अच्छी वैरायटीज़ हम डेवलप करके और उसका प्रोड्यूस हम नेस्ले को और जो जूस कंपनीज़ हैं उनको दें कि वो इंपोर्ट ना करें और लोकल फार्मर उससे फ़ायदा उठा सकें। क्या एग्रीकल्चर में मज़ीद और क्या करना चाहिए? एक आम शहरी को फिर क्या किरदार अदा करना चाहिए एग्रीकल्चर बायोडाइवर्सिटी के हवाले से? अच्छा, जैसे आपने कहा कि जो क्लाइमेट चेंज की वजह से एग्रीकल्चर इफेक्ट हुई है, इसमें एक न्यू एस्पेक्ट है जिस पे मैं बात करना चाहूँगा कि हमारे क्योंकि पॉपुलेशन ओवरऑल कंट्री साइड से शहर की तरफ शिफ्ट हुई है, तो हमें अर्बन फूड गार्डनिंग पे जाना चाहिए। हमें जो पेरी अर्बन एरियाज़ हैं जैसे इस्लामाबाद, लाहौर है, पेशावर है, फैसलाबाद है, बड़े सिटी हैं, इसके साथ साथ हमारे ना अर्बन फूड गार्डनिंग डेवलप होनी चाहिए। इवन लोकल कम्युनिटी को आगाही देनी चाहिए कि वो अपने घर पे, अपनी छतों पे अपनी वेजिटेबल उगाए, अपने लान में, अपने फार्म हाउसेस पे अपना फ्रूट ट्रीज़ उगाए। एक तो क्योंकि ख़ास तौर पर जो ट्रांसपोर्ट की जो रेट बढ़े हैं, तो इससे जो चीज़ें पहले हमारा फ्रूट ट्रीज़ की फ्रूट इवन वेजिटेबल्स जो ट्रांसपोर्ट होती थी, वो अब इस्लामाबाद और बड़े शहरों में जब आती हैं वो हाईली एक्सपेंसिव हो जाती हैं। तो इसके लिए एक तरगीब है कि आप अर्बन फूड गार्डनिंग को तवज्जो करें, अपने लोगों को, कम्युनिटी को इसमें हम कर भी रहे हैं। एक प्रोजेक्ट उसमें पिंडी और इस्लामाबाद में हमने मुख्तलिफ एरिया में ट्रेनिंग्स दी हैं, तकरीबन 2000 पर्सन को ट्रेनिंग दी है, और इधर हमने कम्युनिटी गार्डन डेवलप करवाए हैं लोगों के फार्म हाउसेस पे, घरों में, कॉलोनीज़ में। तो इधर विंटर की वेजिटेबल इस्लामाबाद में ख़ास तौर पर बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, तो ये फूड सिक्योर भी है और सस्टेनेबल भी है। बेहद शुक्रिया डॉक्टर आज़म खान साहब, और बहुत ही कीमती मालूमात आपने सुनी है। जिस तरह से मौसमी हालात जिस तरह से अपना रुख बदल रहे हैं और हर साल पहले से भी ज़्यादा असरात का हमें सामना है, तो इस वक्त सबसे ज़्यादा बहुत ज़रूरी है कि जो हमारी ज़राअत है उसे बचाने के लिए इक़दामात किए जाएँ, बर वक्त इक़दामात किए जाएँ। जदीद टेक्नोलॉजी को भी हमें आगे लाना होगा, क्योंकि हमेशा जो पुरानी टेक्नोलॉजी है वो इफ़ेक्टिव नहीं रह सकती है। लोगों को भी अवेयर होने की ज़रूरत है, और जिस तरह से डॉक्टर आज़म खान साहब ने कहा कि अब हमें अर्बन एग्रीकल्चर की तरफ भी आना होगा, क्योंकि बेशतर जो आबादी है वो देहातों से शहरों की तरफ मुंतकिल होती जा रही है। तो हमें जदीद दौर के तकाज़ों के मुताबिक ख़ुद को ढालना है और एग्रीकल्चर बायोडाइवर्सिटी को भी मद्देनज़र रखना है, क्योंकि इस ज़राअत के बगैर इंसानी ज़िंदगी की बका बहुत ज़्यादा मुश्किल है।